हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक ज़बरदस्त टॉपिक, गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। यानी गैलीलियो ने मोशन के बारे में क्या बताया था, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। गैलीलियो ने क्या कहा था वो देखते हैं। यानी हमने स्क्रीन पे लिखा है कि गैलीलियो कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन देम। यानी यहाँ पे गैलीलियो ने क्या कहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है कि उस पर कोई एक्ट करे तो वो ही मूव करेगा। जैसे एक हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने क्या किया है कि एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ऐसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया। यानी इसमें क्या होता है, ये स्लोपिंग सरफेस होती है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये यहाँ पे जब मोशन करेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी स्पीड अप, यानी स्पीड का मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट यही क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी ये अब इस साइड जाए तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी। स्पीड यहाँ पे इसकी घट जाएगी। यानी जितना स्पीड तेजी से वो नीचे की तरफ जा रहा था और उतने ही तेजी से ये ऊपर की तरफ इस पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस से जब जाएगा तो वो क्या होगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब गैलीलियो ने क्या जानने की कोशिश की थी, उसने इंक्लाइंड सरफेस से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा जाता है तो हॉरिजॉन्टली कितना तेज मूव करता है, तो वो बताना चाहता था। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है कि एक इंक्लाइंड सरफेस फिर से ले लिया और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख लिया। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कर लें और यहाँ से मूव करा तो ये सीधे ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। गैलीलियो ने यही बताया था। गैलीलियो ने क्या कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी न्यूटन ने मोशन के लॉ में क्या क्या बताया है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स ने 3 नियमों को दिया था। यानी जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जिसे हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम F=ma, जैसे हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो डिराइव करेंगे तो पता चल जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है। उसमें ये बताया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो अगर हम लोग कहते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं वो उसके मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मोमेंटम में जो चेंजेस होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उस पर जो फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या बताया गया है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। यानी इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सभी लॉ के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताया गया है। ये सारी जानकारी इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है। न्यूटन ने इसके बारे में क्या कहा है वो जानते हैं। न्यूटन के अकॉर्डिंग कहा गया कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या इसे स्ट्रेट लाइन की जगह हम यूनिफॉर्म लाइनर मोशन भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन अनलेस
इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब इसमें क्या न्यूटन ने कहा है, न्यूटन ने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, रिमेन पोजीशन में तो रिमेन पोजीशन में ही रहेगी, या वो लाइनर मोशन यानी यूनिफॉर्म लाइनर मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। तो वो क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कैटेगरी में आता है। यानी कहा गया है कि न्यूटन ने, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई कार है, रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाइड नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि अगर कोई भी थिंग्स है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई भी बाह्य बल उस पर नहीं लगाते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले हमें मोमेंटम को समझना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में अगर हम जानते रहेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में सकते हैं उसे, बहुत ही कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम अगर कहा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है और उसके वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हमने क्या बताया था कि मोमेंटम के हमने बारे में बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, यानी मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी SI यूनिट जो दी गई यानी इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड। SI यूनिट का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जो सभी देशों द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू mv। यानी इस फॉर्मूले का यूज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब हम मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे तो इसका यूज होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ठीक है, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पर, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया है, यानी न्यूटन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, यानी न्यूटन के अनुसार उसने क्या कहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो मोमेंटम में जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना चेंजेस होगा उतना क्या होगा, उस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसी को हमने लिखा है, यानी फोर्स ये प्रोपोर्शनल का साइन है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ये क्या हो जाएगा। अब हमने लिखा है क्या, F प्रोपोर्शनल mv, यानी हमने मोमेंटम के बारे में बताया था अभी कि मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। यानी ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटाए तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल गया। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी, यानी mv माइनस mu अपॉन टी, फिर इम्प्लाइज दैट फोर्स प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, और ये v माइनस u अपॉन टी कर लिया।
और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने बताया था क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसलिए अब देखिए हमने प्रोपोर्शनल का साइन आगे हटा दिया, इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू के एम में, और a कहाँ से आया, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा क्या, f इज इक्वल टू m में और k इज इक्वल टू 1, यानी k यहाँ पे क्या है, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं अभी हम बताते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने फोर्स इज इक्वल टू एम ए प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग फोर्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, यानी फोर्स को हम लोग एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान भाषा में क्या हो जाएगी, यानी फोर्स मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कहने का मतलब फोर्स को हम कह सकते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास में अगर उसके एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया कि फोर्स की यूनिट निकाली, यानी SI यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स की यूनिट दी थी, इसलिए न्यूटन ने फोर्स की यूनिट दी थी, इसलिए फोर्स की यूनिट न्यूटन यानी n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यानी फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन यानी F इक्वल टू एम एल लिखते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होते हैं, इसकी वजह से फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद है आप लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ अप्लाइड होता है। यानी हमने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे कि कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, यानी कैचिंग अ क्रिकेट बॉल में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाइड होता है ये हम जानते हैं। इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, यानी जब हम लोग क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं, यानी बहुत तेज़ी से आती है, तो जब वो बॉल बहुत तेज़ी से आती है यानी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो उस बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो कोई भी क्रिकेट प्लेयर जब उसे कैच करता है तो उसके मोमेंटम को रिड्यूस करना चाहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, जब कैचिंग पोजीशन लेता है तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है कैच करते हुए। इससे क्या होता है कि जब वो बॉल को कैच करता है और पीछे की तरफ खींचता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम क्या होता है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और इसलिए उसे चोट का अनुभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाइड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया, यानी बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब इसका क्या है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी आप पे फोर्स लगता हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम समझाते हैं इसको, मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक, और इस पे आपने क्या किया, एक बॉल को फेंका इधर इस डायरेक्शन में, तो जब आप इधर इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वॉल के द्वारा बॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इक्वल ही फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया। तो यानी इसलिए कहा जा रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने बताया कि गन रिकॉल, यानी जैसे हम लोग गन से शूट करते हैं
तो गन्स जब शूट करते हैं तो जो बुलेट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी उसमें जो बुलेट पे फोर्स लगता है तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी फोर्स आगे की तरफ। तो गन भी, वो बुलेट जब वो होता है तो गन क्या होती है, पीछे की तरफ झटका देती है, यानी जितना फोर्स हम लोग आगे की तरफ लगाते हैं गन भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स पीछे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। वैसे ही वॉकिंग जब हम करते हैं तो जब हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो हमारे जो लेग क्या होते हैं, ग्राउंड पे जितना फोर्स फॉरवर्ड की तरफ लगाते हैं तो ग्राउंड भी हमें क्या करता है कि उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वॉक कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब जेट एरोप्लेन और रॉकेट, यानी ये भी रॉकेट और जेट एरोप्लेन होते हैं, ये क्या होंगे, ये भी क्या होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो जो गैसेस निकलती हैं वो ग्राउंड पे क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। जितना फोर्स लगाएंगे ग्राउंड भी रॉकेट पे क्या करता है, उतना ही फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ स्पेस में चला जाता है। ठीक है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यानी इसमें क्या बताया गया, यानी कहा गया व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। कहने का मतलब, अगर दो कोई ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो, एक दूसरे से क्या है, टच में है या एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो वो हम लोग उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, यानी इससे ये पता चलेगा कि यानी जो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का सम 0 के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं their total momentum of the body is remain constant। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, संवेग संरक्षण नियम को, यानी m1u1 m2u2 इक्वल टू m1v1 और m2v2, यानी इन दोनों का सम कैसे होता है, यानी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम कैसे होता है, वो चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे प्रूफ करते हैं। हमने क्या लिया है कि दो बॉडीज ले लिया A और B, यानी हमने लिखा क्या, कंसीडर टू बॉडी विच मास m1 एंड m2 मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, यानी वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड इट्स वेलोसिटी इज u1 एंड u2 एज सोन इन फिगर, यानी फिगर में दिखाया गया है। ठीक है। लेट नो फोर्स एक्टिंग ऑन, यानी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा हमें सपोज करना है। ठीक है। यानी पहले क्या है कि एक ऑब्जेक्ट A जिसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक। अब देखिए m2 जो B की मास है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक। और ये कंडीशन कब है, बिफोर कोलिजन, यानी जब दोनों टकराने से पहले की कंडीशन में ये इतनी दूरी पे है। एट कोलिजन, कोलिजन का मतलब एक दूसरे से जब टक्कर लेते हैं, यानी दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, तो ए ऑब्जेक्ट, यानी ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर FAB फोर्स लगाता है, FAB फोर्स लगाता है, और बी ऑब्जेक्ट ए पे FBA फोर्स लगाता है। ठीक है। कोलिजन के टाइम पे। ठीक है। कोलिजन मीन्स टकराना। आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि ए की वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है। अब इसके आगे वाला प्रोसेस कराते हैं क्योंकि जगह इसमें नहीं है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों हमने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट हमने लिया था A और B, जिसका मास m1 और m2 था और उसकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। तो अब जब उसकी वेलोसिटी u1 है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ए ऑब्जेक्ट का m1 u1।
आफ्टर कोलिजन उसकी फाइनल मोमेंटम क्या मिल रही है, m1v1 मिल रही है। यानी आफ्टर कोलिजन वो फाइनल वेलोसिटी गेन कर ले रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रहा है, m1v1 हो जा रहा है। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद उसके मोमेंटम में क्या चेंजेस आया वो कैसे हम लोग जानेंगे, यानी डेल्टा पी कैसे निकालेंगे। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम लोग घटा दें तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, डेल्टा पी इज इक्वल टू m1v1 माइनस m2u1 कर लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हमने क्या किया कि ए बॉडी के लिए जो फोर्स लग रहा है FBA, यानी ए बॉडी पे जो फोर्स क्या लग रहा है FBA, उसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट के लिए जो फोर्स होगा FAB, जो क्या हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t, जिसको इक्वेशन 2 माना हमने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ चुका है, क्या बताएगा, एक्शन रिएक्शन। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, जितना फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक वही केसेस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए जो है बी पे जो फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगा रहा है उतना भी बी क्या है, ए पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हमने क्या लिख दिया, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। मतलब क्या, ये भी फोर्स इक्वल है लेकिन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, FAV का वैल्यू हमने लिखा है m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t इज इक्वल टू, ये माइनस है जो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। ठीक है, अब यहाँ से t दोनों में है इसलिए कैंसिल हो गए। हमने फिर क्या लिखा, m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। ये कैसे है, क्योंकि ये माइनस का हमने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर फाइनली हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या हो जाएगा, m1v1 को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और माइनस m2u2 को इस साइड ट्रांसपोज कर दिया। इसलिए क्या मिला हमें, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2v2। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यानी यही क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और इससे रिवाइज बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे इससे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजन ना हो। और अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो जब आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पढ़े रहेंगे, इस वीडियो को देखे रहेंगे, तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।